पहले उसको ड्यू दिखाते हैं। इंटरेस्ट पेएबल टू डिबेंचर इज ड्यू। जैसे हम रिडम्पशन ड्यू दिखाते हैं ना, वैसे ही इंटरेस्ट पेएबल इज ऑल्सो शोन ड्यू। अगर इंटरेस्ट ड्यू है तो एंट्री इज डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। Debenture interest account debit to TDS, that is tax deducted at source, and to debenture holder. Debenture interest account debit. Debenture interest account debit to TDS, that is tax deducted at source, and to debenture holders. अभी नॉर्मली क्या होता है ना, जो डिबेंचर का ग्रॉस अमाउंट है ना, वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। वी शो द ग्रॉस अमाउंट हियर। टीडीएस दिया रहेगा आपको प्रॉब्लम में। टीडीएस इज एडवांस टैक्स। टीडीएस इज टैक्स पेएबल, इसके लिए क्रेडिट हुआ है। हमने डिबेंचर इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्ट किया, उसको हमको पे करना है। वी हैव टू मेक पेमेंट। ये अमाउंट हमको पे करना है। वी हैव टू पे दिस अमाउंट। ये अमाउंट पे करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। पे एनीथिंग दैट इज पेएबल इज लायबिलिटी। दिस इज लायबिलिटी। एंड टू डिबेंचर होल्डर्स, जितना अमाउंट डिबेंचर होल्डर को जाएगा। सपोज 10,000 आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो, उस 10,000 में से आपने 1,000 रुपया टीडीएस डिडक्ट किया, दैट इज 10%। 10,000 is TDS and amount payable to debenture holder is 9,000. Okay. So 10,000 amount of debenture interest, उसका bifurcation है। 1,000 is TDS 10% and debenture holder is 9,000. Okay. On payment of interest, अभी इंटरेस्ट पे करेंगे तो एंट्री इज वेरी सिंपल, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। टीडीएस पे करेंगे तो टीडीएस टू बैंक। And at the end of the year, this debenture interest is a notional account. Sorry, is a nominal account, and all nominal account. Sorry, all nominal account is transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी नॉमिनल अकाउंट है ईयर एंड में, उसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? इंटरेस्ट पहले ड्यू होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब भी ड्यू होता है तो उस पर टीडीएस भी हम ड्यू दिखाते हैं, टैक्स पेएबल। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस एंड टू डिबेंचर होल्डर्स। फिर हम डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं। एंट्री इज डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इनकम टैक्स जो हमने टीडीएस डिडक्ट किया है वो हमको पे करना पड़ता है। टीडीएस पे करेंगे तो एंट्री विल बी टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड ये इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर। नॉमिनल अकाउंट है। ऑल नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर्ड टू, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो सारे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? क्लियर है? क्लियर है डिबेंचर से रिलेटेड सारी एंट्रीज? यस, नो? चलो, when we transfer debenture interest to profit and loss account, which amount is transferred? Gross amount or net amount? डिबेंचर इंटरेस्ट जब हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में, तो विच अमाउंट इज ट्रांसफर? ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट? आफ्टर टीडीएस और बिफोर टीडीएस? नेट। गिरीश, देखो, डिबेंचर इंटरेस्ट जब डेबिट होता है तो कौन से अमाउंट से होता है? ग्रॉस इंटरेस्ट से। 10,000 आपका इंटरेस्ट है, ग्रॉस इंटरेस्ट से आपने डेबिट किया, तो ट्रांसफर जब करोगे तो भी तो ग्रॉस अमाउंट ही ट्रांसफर होगा ना। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट कितना है? 10,000। देखो, आपने डिबेंचर होल्डर को पे किया 9,000, टीडीएस पे किया 1,000, तो टोटल आपका एक्सपेंस कितना हुआ? 9 + 1 10। तो ट्रांसफर कितना होगा? एट 10,000। इज इट क्लियर? क्लियर है या नहीं है? इट्स वेरी सिंपल। डिबेंचर इंटरेस्ट जितना ड्यू था उतना ट्रांसफर होगा ना। ड्यू तो ग्रॉस अमाउंट होता है।
अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू एंड इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये दो अलग अलग टर्म है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू इज आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू का मतलब क्या होता है ना, आपका ईयर एंडिंग है 31 मार्च और आप इंटरेस्ट भी पे करने वाले हो 31 मार्च को। मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। ईयर एंडिंग इज 31 March. Okay. Interest is payable on debentures. Interest is payable, yeah, due on debentures on 31st December, on 31st March. ठीक है, ड्यू डेट भी 31 मार्च है। कंपनी ने लेकिन इंटरेस्ट पे नहीं किया है एंड ईयर एंडिंग 31 मार्च है, मतलब ईयर उसी दिन आपका ईयर क्लोज हो रहा है। इन सच केसेस इंटरेस्ट 31 मार्च को ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया है, तो इट विल बी इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। अगर 31 मार्च को ईयर एंडिंग है एंड इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 30th जून, फेल पक्की 100%। 31 मार्च एंड इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th जून, तो पूरे साल का इंटरेस्ट है। दीपिका सिंह, म्यूट करके बात करो ना आप लोग। यहाँ पे इंटरेस्ट इज पेएबल फ्रॉम 1st जुलाई टू 30th जून। ठीक है, यहाँ पे ईयर एंडिंग 31 मार्च है, 30th जून को इंटरेस्ट ड्यू होने वाला है, लेकिन क्योंकि 31 मार्च को आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो तो 9 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू दिखाना पड़ेगा, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा। पर्सनल इन्वेस्टमेंट याद रखो, ड्यू डेट कुछ भी हो लेकिन हम इंटरेस्ट ड्यू दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 9 मंथ का हमको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। ये एक्रू तो हो गया है, पेएबल तो है, 31 मार्च तक का इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया है, लेकिन ड्यू नहीं हुआ है क्योंकि ड्यू डेट इज 30th जून। आपके पेमेंट की डेट कौन सी है, 30th जून। तो इन सच केसेस हम बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। आर यू गेटिंग इट? ये दो अलग अलग अकाउंट है, एक इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू मींस ड्यू डेट आ गई और आपने नहीं पे की। सेकेंड केस में ड्यू डेट नहीं आई है लेकिन उतने मंथ्स लैप्स हो गए हैं, जैसे यहाँ पे ड्यू डेट है 30th जून लेकिन 31 मार्च तक तो मंथ्स लैप्स हो गए, मतलब 9 मंथ का आपको ईयर एंडिंग पे क्लोजिंग इंटरेस्ट, ईयर एंडिंग पे ये इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। तो ये दो चीजें हैं अलग अलग। एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, और यहाँ पे एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। Both interest accrued but not due and interest accrued and due are shown in other current liabilities. ये दो अलग अलग अकाउंट है लेकिन दोनों ही कहाँ दिखाते हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज में। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? किसी को डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? एनीवन, एनी डाउट? कोई बोल ही नहीं। क्लियर है दोनों में क्या डिफरेंस है? एक ड्यू डेट आ गई है और ईयर एंडिंग डेट दोनों साथ में आ रही है। एक ड्यू डेट नहीं आई है लेकिन ईयर एंडिंग डेट आने की वजह से हमको उतने मंथ्स का आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ता है। इज इट क्लियर? हाँ ना? चैट बॉक्स बंद हो गया क्या आप लोगों का?
ये सब एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोगों को सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है। नाउ विल स्टार्ट विथ AS1। क्या क्या डिक्लेयर करना रहता है अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डील्स विद डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्पोर्टेंट है। अभी आप जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में डिस्क्लोजर करोगे तो किन किन चीजों का डिस्क्लोजर करोगे? मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन आपने कौन सा यूज किया है? कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी आइटम्स, आपके पास फॉरेन करेंसी आइटम्स है, उसको लॉन्ग टर्म ट्रीट किया है या शॉर्ट टर्म ट्रीट किया है, और उसका कन्वर्जन कैसे किया है? गुडविल अगर आप लोगों ने परचेज किया है या राइट ऑफ किया है, एमोटाइज किया है। इफ यू हैव एमोटाइज गुडविल, if you have amortized goodwill, what will be the way that you are going to amortize? Retirement benefits, employees retire होते हैं तो we pay them gratuity, pension, वो सब, तो उसका treatment क्या किया है? Valuation of fixed asset, how have you valued your fixed asset? Either at cost or realizable value, NRV, net realizable value. Treatment of expenditure ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ये एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको डील करता है, दैट इज AS7। AS7 talks about how do you treat revenue and expenditure under construction. Valuation of stock, valuation of investment, recognition of profit on long-term contracts, and treatment of contingent liabilities. इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, whichever is less. Valuation of stock, whether you have used FIFO method or weighted average method, and FIFO method और weighted average method से cost calculate करने के बाद it is compared with, किससे compare करते हो? net realizable value से, and whichever is less वो दिखाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कौन कौन सी है? डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। अनपेड अमाउंट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। एनी any suit against company is a contingent liability. Preference dividend in arrears is a contingent liability. Dividend तो अभी कोई भी टाइप का हो, it is a contingent liability. Okay. Now these are the, चलो अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम। आज आपका अप्रोक्सीमेट इज द लास्ट लेक्चर, टुमारो ऑनवर्ड स्टडी। आज वैसे भी आपका FA का पेपर है, पढ़ाई करना। और कल स्टेट अंडर विच हेड दिस अकाउंट शुड बी क्लासिफाइड इन बैलेंस शीट। आंसर नहीं दिखना चाहिए ना। हाँ, state under which head this account should be classified in balance sheet as per Schedule 3 of the Companies Act 2013. Share application money received in excess of issued share capital. Share application money received in excess of issued share capital, मतलब excess money आया है, आपने 10,000 शेयर इश्यू किए थे, आपको 12,000 का मनी आया है, तो 10,000 को तो आपने अलॉटमेंट कर दिया, 2,000 का जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास पड़ा है उसको कौन से हेड में दिखाओगे? अंडर विच हेड यू विल शो इट। आप जब भी एक्सेस अमाउंट कलेक्ट करते हो ना, व्हेनेवर यू कलेक्ट एक्सेस अमाउंट, हेड कौन सा होगा? बराबर है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नहीं, दिस इज नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट, दिस इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कशिश देखो डिफरेंस समझो, पेंडिंग अलॉटमेंट इज समथिंग डिफरेंट। पेंडिंग अलॉटमेंट मींस मैंने एप्लीकेशन मनी कलेक्ट किया है, अलॉटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, दैट इज पेंडिंग अलॉटमेंट। यहाँ पे क्या बोला है? आपने एप्लीकेशन मनी ज्यादा कलेक्ट किया, मुझे
10,000 शेयर पे 10 रुपया मिलना चाहिए था, दैट इज 1 लाख। ठीक है, मुझे मिला 12,000 शेयर पे 10 रुपया, दैट इज 1,20,000। तो मेरे पास एक्सेस मनी है, आई हैव एक्सेस मनी ऑफ 20,000। ये एक्सेस मनी जो मैंने कलेक्ट किया 20,000, इसको रिफंड करना पड़ेगा, और वो भी विद इन 120 डेज। इसको रिफंड करने का रूल है कि जो भी आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करते हो, इट हैज टू बी रिफंडेड विद इन 120 डेज। तो अब ये कौन से हेड में जाएगा? एक मिनट, करंट लैब। थांबा। इट विल गो एज अदर करंट लाइबिलिटीज। कौन से अकाउंट में जाएगा? ये जो 1 लाख है ना कशिश, ये 1 लाख जो हमको अलॉटमेंट करना है ना, ये पेंडिंग अलॉटमेंट में जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो 1 लाख के बारे में नहीं बात कर रहे, वहां पे एक्सेस मनी के बारे में बात कर रहे हैं, एंड एक्सेस मनी विल गो अंडर अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ये शेयर ऑप्शन क्या होता है ना, आपने रिजर्व क्रिएट किया गया है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट विल बी अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। मतलब आपने ऑप्शन दिया था, एक्सरसाइज करना बाकी है, आपने रिजर्व क्रिएट किया था, वो यूज करना बाकी है, सो इट विल गो एज अदर करंट लाइबिलिटीज, सॉरी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयरऑन। अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स, डिबेंचर्स ड्यू हो गए हैं, आपको पेमेंट करना है और उस पे इंटरेस्ट भी पे करना है, कौन से हेड में जाएगा? नहीं, it won't go under other current liabilities. Yes, current liabilities and other current liabilities. Interest है, इसके लिए वो other current liabilities में जाएगा। Uncalled liability on shares and other partly paid investments. Uncalled liability on shares and other partly paid investments. अभी बताया था मैंने, अभी थोड़ी देर बताया था, पहले बताया था कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड अप है, if any investment is partly paid up, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? if any investment is partly paid up, उसका इफेक्ट क्या होगा? if any investment is partly paid up, उसका इफेक्ट क्या होगा? क्या हो गया? Contingent liability. Contingent liability, it will be shown as contingent liability. Calls unpaid, calls unpaid, calls unpaid means calls in arrears. calls in arrears शेयर होल्डर्स फंड में आता है और लेस होता है शेयर कैपिटल से। नेक्स्ट, intangible asset under development, intangible asset under development, फिक्स एसेट में जाएगा, बराबर है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये तो हमने पढ़ा है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर होल्डर्स फंड में एक सेपरेट हेडिंग आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ओके, शेयर वारंट इज नथिंग बट रिप्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, it will be a part of your shareholders fund. Next, show the presentation of the following items under appropriate notes to account forming part of the balance sheet of Mehul Limited. ये रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाना है आपको। क्या करना है? रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाना है।
चलो ये हम लोग करते हैं. Let us prepare this note. जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया वैसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में. कौन सा आइटम कहाँ जाएगा. ठीक है. लेट अस सी क्या दिया है. यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस दिया, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर ट्रांसफर एंड अप्रोप्रिएशन, मतलब ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, प्रपोज इक्विटी डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड पेड, इन सबका इफेक्ट दिया नहीं है. अभी प्रपोज इक्विटी डिविडेंड इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, इसको हम नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं करेंगे. अभी इसमें देखते हैं हम लोग क्या दिया है. देखा, प्रपोज डिविडेंड हम डिडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि प्रपोज डिविडेंड इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का इफेक्ट नहीं आता है. सो विल स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले रिजर्व्स में सबसे पहले डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व लेंगे, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम. और दो अमाउंट के कॉलम. हम नोट बनाने हैं. वी आर प्रिपेयरिंग नोट फॉर reserves and surplus. Note to accounts. This is notes to accounts. And this is reserve and surplus. ठीक है. अभी नॉर्मली ना जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लास्ट में रहना लेना होता है, तो उससे पहले जो बाकी रिजर्व्स है वो लेते हैं. एनी रिजर्व दैट इज नॉट देयर वो हम पहले लेते हैं. ओके. तो यहाँ पे सबसे पहला रिजर्व हम कौन सा लेंगे. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. व्हाट विल टेक इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है 10 lakhs. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना है अमाउंट. 10 lakhs. 10 lakhs. मैंने इधर लिखा 10 lakhs. मैं सिर्फ फिगर लिख के रख रही हूँ. उसका रीजन ये है मैंने सिर्फ फिगर्स लिखे हैं. उसका रीजन ये है कि अभी देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. इसके नीचे लाइन एक छोड़ देते हैं क्योंकि ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बोला है ना, तो छोड़ दो. दो लाइन छोड़ के लिखो जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व का आप ओपनिंग बैलेंस ब्रैकेट में लिख सकते हो. मैंने नहीं लिखा है, लिख दिया मैंने भी. ओपनिंग बैलेंस अमाउंट इज जनरल रिजर्व इज 50 lakhs. नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दो लाइन छोड़ के लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. $30 lakhs. ठीक है. अभी हम लोग एक एक, और फिर ये दिया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये भी ऐड करेंगे. ऐड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर
दैट इज 40 lakhs. सो ये टोटल हो गया 70 lakhs. ओके, दिस टोटल इज 70 लाख. चाहिए तो मैं यहाँ पे टोटल लिख देती हूँ. अभी एक एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट देंगे. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10 लाख, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेस. जो भी आप ट्रांसफर करते हो वो पीएनएल में से दूसरे रिजर्व में जाता है, तो ये पीएनएल है. पीएनएल में से मैंने लिखा लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. अमाउंट इज 10 lakhs. ओके, नेक्स्ट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, इधर से माइनस किया, तो इधर ऐड लिखना है. ऐड ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अमाउंट इज 10 lakhs. इधर ऐड किया. नेक्स्ट ट्रांसफर टू डीआरआर 5 लाख, तो यहाँ पे लिखा लेस ट्रांसफर टू डीआरआर माइनस 5 lakhs. और डीआरआर में लिखेंगे ऐड ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दैट इज 5 लाख. मतलब आप देखो दोनों एडजस्टमेंट का दोनों इफेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस में ही जा रहा है. पीएनएल में से माइनस कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर रिजर्व में हम ऐड कर रहे हैं. प्रपोज इक्विटी डिविडेंड नहीं आएगा, वो आप नोट नंबर 2 लिखोगे. सपोज नोट नंबर 2 और यहाँ पे लिखोगे प्रपोज्ड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. प्रपोज्ड डिविडेंड इज नाउ अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. उसका प्रोविजन नहीं करना है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. और यहाँ पे लिखोगे प्रपोज्ड डिविडेंड दैट इज अमाउंट इज 4 लाख. लेस इंटरिम डिविडेंड पेड. इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी पेड हो गया, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करना है. और ये इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा. ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस आइटम होता है क्योंकि आपने पे किया है ना ऑलरेडी. इफ इट इज ऑलरेडी पेड देन इट इज अ ट्रायल बैलेंस आइटम. इंटरिम डिविडेंड पेड इज 1 लाख, सो माइनस 1 लाख. ठीक है. नाउ व्हाट इज द बैलेंस? अभी 10 + 5 ये हो गया 15 lakhs. ये 60 lakhs. ये 70 minus 10 60, 60 minus 6 54 lakhs. अभी यहाँ पे टोटल करेंगे. टोटल विल बी 1,29 lakhs. So this is total of reserves and surplus. ये आया total of reserve and surplus. समझ में आया आप लोगों को? Is it clear? समझ में आया या नहीं? क्या किया? देखो appropriations जो भी होता है ना, जो भी अप्रोप्रिएशंस होते हैं ना वो पीएनएल के हम यहीं पे दिखाते हैं. नोट टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस में ही दिखाते हैं. तो रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में मैंने दिखाया पीएनएल से ट्रांसफर किया डिबेंचर रिडम्पशन फंड और जनरल रिजर्व में से. मींस यहाँ से माइनस किया और यहाँ पे ऐड किया.
Okay, interim dividend paid is a trial balance item. It can never come as adjustment. तो मैंने okay, clear हो रहा है? Yes, no. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फाइनल बैलेंस बचा है ना 54 lakhs, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सरप्लस. इसको आप सरप्लस करके भी दिखा सकते हो. एंड प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. इट हैज टू बी शोन एज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ ना? कितने स्टूडेंट्स हैं? मेरे को आंसर सिर्फ 3-4 लोग ही दे रहे हैं. कशिश और निकिता सिंह एंड निकिता कुंटे और पूजा सिंह. बाकी लोग सोए हैं तो मैं भी सो जाती हूँ. नो आंसर फ्रॉम अदर्स. थोड़ा तो आंसर दो. आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड. एक तो ना आप लोग दिखते हो ना कुछ. आई डोंट गेट योर फेस ऑल्सो टू रीड. क्लियर है? यस. चलो नेक्स्ट. जो हमने किया है यहाँ पे भी वही दिखा है. प्रेजेंटेशन में डिफर. अब ये आप लोगों को गुड करना है. You try and let me know क्योंकि टाइम नहीं है. And I have now lecture in SY. So I'm ending the lecture. I'm not feeling well since yesterday night, but it's okay. I'll be all right. ठीक है. You'll be completing now on your own. Any doubt? We can have again a lecture. जब भी आप लोग मुझे मैसेज करोगे, we'll continue with the lecture. Okay? I'll take proper care. Don't worry. I have to see that your exams go well, so I have to take care. If in case any problem, do let me know. I'm available there. तो मुझे बता दो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो. ठीक है. चलो बाय बाय. टेक केयर. सी यू सून. स्टे सेफ. ओके. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. मैं बीमार पड़ूंगी तो चलेगा. मेरे मार्क्स नहीं, आप लोगों के मार्क्स होने वाले हैं. तो सी दैट यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. ओके. बाय बाय.